बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। बेसिकली इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेपरेबल कैसे पता चलेगा, हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसके अंदर ये dy बाय dx इज इक्वल टू लिखा होता है m ऑफ x ओवर n ऑफ y। सही है। सेपरेबल इक्वेशन में ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, या अगर ऊपर वाला y पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बेसिकली कौन सी इक्वेशंस कहते थे, सेपरेबल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसके पैरेलल अगर आप चलें तो ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो m है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा y पे भी डिपेंड कर रहा है। नीचे वाला फंक्शन देखिए n, वो सिर्फ सेपरेबल इक्वेशंस के अंदर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, y के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये n बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे और y पे। इसका मतलब है यहाँ से एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि क्योंकि ये m x और y पे डिपेंड कर रहा है, n x और y पे भी डिपेंड कर रहा है। सही है। और इसमें इजीली जो है ना वो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, हम इजीली इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेसिकली ये नॉन सेपरेबल इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी। अच्छा, अब उसका मतलब है अगर ये सेपरेबल नहीं है तो इसका मतलब है इट मीन सेपरेबल इक्वेशंस की हेल्प से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो सेपरेशन जो मेथड है वो हम यूज इसके अंदर नहीं कर सकते। तो इट मीन अब फिर हमें दूसरे मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आया ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, बर्नौली किस किस्म की इक्वेशन है। ये हम लोगों ने खुद आइडिया लगाना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन और उसके मुताबिक हम लोगों ने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी हो इसमें देख लें फिर वही फॉर्म हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है, ये फंक्शन x और y पे डिपेंड कर रहा है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाला भी x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। और मुझे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा आया ये होमोजीनियस है या नहीं है। हमें इसको चेक करने के लिए कि आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अगर ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई ये खुद ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस बन जाए ना, ये होमोजीनियस फंक्शन हो तो इट मीन ये डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, होमोजीनियस। अगर ये m और n ही बेसिकली क्या हो हमारे पास होमोजीनियस हो, यानी m अपने लिहाज से होमोजीनियस हो और n अपने लिहाज से होमोजीनियस हो, तो फिर भी हमारे पास क्या होती है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसी तरह अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखूं तो m भी होमोजीनियस होना चाहिए, n भी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आया ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इसमें एक देखिए क्वेश्चन के अंदर ही देख लें, ये dy बाई dx इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है। मुझे बताएं ये जो न्यूमरेटर है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये न्यूमरेटर भी x और y पे डिपेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी। अब अगली बात ये होमोजीनियस कैसे है, न्यूमरेटर के अंदर जितनी टर्म्स है ना, हर एक चीज को ले न्यूमरेटर को अपने लिहाज से देखना है, डिनोमिनेटर को अपने लिहाज से देखना है। न्यूमरेटर के अंदर जितनी टर्म्स आ रही हैं, यहाँ देखें y की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे भी x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब अगर ये न्यूमरेटर के अंदर जो फंक्शन है जितनी भी इसके अंदर टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सब की पावर्स क्या हो, सेम हो, तो होमोजीनियस कहलाती है। मुझे बताएं यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है। इट मीन बेसिकली हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है। अब डिनोमिनेटर को देख लें, डिनोमिनेटर में भी लकीली क्या हो रहा है, यहाँ y की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, होमोजीनियस। यानी कि इसका मतलब न्यूमरेटर भी हमारे पास होमोजीनियस है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है। एक तो डायरेक्टली हम उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को दे के बता सकते हैं आया वो होमोजीनियस है या क्या है, नॉन होमोजीनियस है। दूसरा, अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं, मैथमेटिकली पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं है, वो जो उसके अंदर फंक्शन इन्वॉल्व है वो होमोजीनियस है या नहीं है, उसका तरीका ये होता है कि सपोज ये जो भी आपको ये फंक्शन दिया जाएगा ना, f ऑफ एक्स ये y फंक्शन दिया जाएगा, सपोज ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपने x की जगह क्या लगाना है, ये tx लगाना है, x की जगह क्या लगाना है, tx लगाना है, और इस y की जगह आप लोगों ने क्या लगाना है, ty लगाना है। और उसके बाद जब आप इसको रिप्लेस करेंगे उसमें से t कॉमन ले लें, t क्या करें, कॉमन ले लें, और t बाहर आ जाए, पीछे दोबारा वही पहले वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन हमें दोबारा ये फंक्शन मिल जाए, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। इसमें n क्या है, बेसिकली क्या है जी,
कोई यानी उसकी डिग्री कहलाती है। एन कोई भी रियल नंबर है, एन क्या है, ये पावर कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाता है, ये डिग्री कहलाती है। सही है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो ये लिखा है मैंने, वेयर एन बिलोंग्स टू एर एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस तरीके से। ये सपोज एक फंक्शन लिखा गया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। आपने एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया जी, टी एक्स। y की जगह आपने क्या रिप्लेस किया, टी वाई। यहाँ x की जगह भी क्या लगाया, टी एक्स। इधर y की जगह भी क्या लगाया, टी वाई। ये t और t आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या बना देंगे, टी स्क्वायर बना देंगे। और साथ ये x और y एज इट इज आएगा। ये टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा, एक्स वाई। अब मुझे बताएं, ये जो हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन था, ये गिवन फंक्शन भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई था, तो ये वाला जो पोर्शन भी आ रहा है ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई आ रहा है। तो क्या हम इसको इस फंक्शन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन अब एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, टी, और ये पूरे का पूरा फंक्शन हमने लिख दिया। इट मीन हमने होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या कहा था कि x की जगह टी एक्स लगाएं, y की जगह टी वाई लगाएं, और उस टी उसमें से क्या करें, कॉमन लें। टी कॉमन लेने के बाद हमें दोबारा अगर वो फंक्शन मिल जाए इसका मतलब वो होमोजीनियस है, और अगर हमें दोबारा फंक्शन ना मिले तो वो होमोजीनियस नहीं है। सही है। अच्छा, ये हमारा इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसके अलावा चेक करना चाहें तो अगर सपोज मैं एक छोटा सा एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये लिखा होता है एक्स प्लस वाई प्लस 1। अगर आप इसके अंदर x की जगह टी एक्स रिप्लेस करते, y की जगह टी वाई लगाते, यहाँ पे टी एक्स प्लस टी वाई लगाते प्लस 1, तो इसमें से अगर आप t कॉमन लेते, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 ओवर टी आ जाना था, 1 ओवर टी आ जाना था। इसका मतलब है ये हमारे पास दोबारा ये पहले वाला फंक्शन नहीं बनना था। इट मीन ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी या कौन सा फंक्शन था, सॉरी, नॉन होमोजीनियस था। यानी कि अगर ये दोबारा फंक्शन यहाँ पे पहले वाला ना मिले तो इट मीन वो नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे अगर वो दोबारा हमें ये फंक्शन मिल जाए तो वो क्या है, होमोजीनियस है। अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके रेलेवेंट एक ये प्रॉब्लम है, इसको देख लें प्लीज। ये प्रॉब्लम सपोज लिखा हुआ है x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। अब मुझे बताएं ये डी एक्स के साथ जो फंक्शन आ रहा है ये x और y पर डिपेंड कर रहा है, डी वाई के साथ भी जो फंक्शन है वो x और y पर डिपेंड कर रहा है। आप जिस इसके ऊपर बेशक ये काम भी कर लें ना, ऐसे लिख लें x इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स, और यहाँ पे x इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स और प्लस x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर आप इसको अलग-अलग करके लिख भी लें तो देखिएगा बेशक जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें इसमें x और y टर्म्स अलग-अलग नहीं होंगी। तो इट मीन हम यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। हम फिर किसकी तरफ जा रहे हैं, होमोजीनियस वाले तरीके से। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना तो सबसे पहले ट्राई करना है कि उस पर कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करनी है, होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस ना लगे तो फिर आपने इस तरफ आना। अब मैंने क्या किया जी, x प्लस वाई इंटू डी वाई को एज इट इज रहने दिया। ये पूरी की पूरी टर्म इधर ये प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस टर्म को उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डी वाई मैंने एज इट इज लिखा, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको एक्स प्लस वाई लिखें या वाई प्लस एक्स लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों ने यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए आप इस तरह भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब उससे अगली बात देखिएगा कि अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। वहां पर तो हम लोगों ने वेरिएबल्स को अलग-अलग सेपरेट किया था और डायरेक्टली इंटीग्रेट किया था, हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम अलग-अलग कर ही नहीं सकते। इट मीन यहाँ पे हमारे पास उसका सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं आएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो क्या है, अपनी तरफ से हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो बेसिकली हमने एक वैल्यू यहाँ पे लगा दी, y इज इक्वल टू वी एक्स। ये जहाँ जहाँ y है, ये y आपको नजर आ रहा है, इस y की जगह भी हम वी एक्स लगा देंगे, इस y की जगह भी हम वी एक्स लगा देंगे। जब इस y की जगह वी एक्स लगाऊंगा, इस y की जगह भी मैं वी एक्स लगाऊंगा, तो ये सारे के सारा जो फ्रैक्शन है ये किस में, x और v में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट मीन ये सारा का सारा फंक्शन हम y और x से किसकी फॉर्म में लेके जा रहे हैं, v और x की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो इट मीन यहाँ पे हमें सारे के सारे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट साइड में ये dy बाई डी एक्स आपके पास आ रहा है, तो
तो आप इसका क्या करें, ये dy बाई डी एक्स भी आपने कैलकुलेट करना है, इसी चीज से आप क्या करें, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, इसको डिफरेंशिएट करें किसके लिहाज से, x के लिहाज से। अब x के लिहाज से क्यों, क्योंकि ऊपर देखें x के लिहाज से डेरिवेटिव मौजूद है ना, इसलिए हम इसको किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, x के लिहाज से करेंगे। तो पहले जब आपने y का डेरिवेटिव लिया x के लिहाज से तो क्या बना, dy बाई डी एक्स। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, अगर आप सेकंड फंक्शन देखें x का, x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, प्लस x एज इट इज और v का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट मीन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, ये 2 और 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा देंगे, यानी इसका मतलब जहां y है वहां पे हम vx लगा देंगे, जहां y है वहां vx लगा देंगे, और जहां हमारे पास ये dy बाई dx लिखा हो उसकी जगह ये पूरी की पूरी टर्म v प्लस एक्स dv ओवर dx लगा देंगे। तो ये हम इसको रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, क्या लिखा जी, v प्लस एक्स dv ओवर dx, यानी इस dy बाई dx की वैल्यू मैंने ये वाले सब्स्टिट्यूट की, इस y की जगह मैंने क्या लगाया, vx लगाया माइनस, और इस y की जगह भी मैंने क्या लगाया, vx प्लस x लगाया। अब उससे अगला काम क्या है, ये प्लस b है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। एंड यू नो इस ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है इन दोनों में x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में से x कॉमन ले लें, नीचे वाले से भी आप x क्या करें, कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे अंदर आएगा v माइनस 1 ओवर नीचे क्या आएगा, v प्लस 1। अब इसके बाद x और x ये आपस में कट जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू, ये v के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो v प्लस 1 इंटू वी प्लस 1 आएगा, ये 1 इसके साथ जाएगा, v प्लस 1 उसके साथ जाएगा। तो जब आप करेंगे ये v माइनस 1, ये v प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस v आ जाएगा, और उसके बाद ये v और v आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये v और v आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे माइनस 1 माइनस v का स्क्वायर आ जाएगा और v प्लस 1 रहेगा। इसमें से हम लोगों ने क्या किया जी, माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर वाली टर्म में से माइनस क्या किया, कॉमन लिया, तो अंदर आएगा 1 प्लस v स्क्वायर ओवर v प्लस 1, अब x dv ओवर dx। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है कि अगर आप देखें ना, यानी जब हमने इस सब्स्टिट्यूशन की है, पहले तो हमारे पास होमोजीनियस थी, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है जो सेपरेबल है, जिसके अंदर हम x जो वेरिएबल्स को अलग-अलग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यानी इसमें हम v वाली टर्म्स को अलग कर सकते हैं और x वाली टर्म्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, मतलब अब वो सेपरेशन वाला मेथड दोबारा हम यहाँ में यूज़ कर सकते हैं। इट मीन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जब हमने ये स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन की है तो ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी है, और सेपरेबल इक्वेशंस के अंदर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके उनको लहदा क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फिर हमने भी यहाँ पे ये किया कि v स्क्वायर प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, v वाली टर्म्स एक साइड पे आ चुकी हैं, x वाली टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगी, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। अब उससे अगला प्लीज देखिएगा, ये आपके पास v स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, एक दफा इस v के नीचे लिख देंगे, v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, एक दफा इस 1 के नीचे v स्क्वायर प्लस 1 को लिख देंगे, और ये राइट साइड तो एज इट इज चलेगी। अब उसके बाद इसका अलहदा इंटीग्रल लिया जी, इसका अलहदा इंटीग्रल लिया, ये राइट साइड तो एज इट इज ही है। ये जब हमने अलहदा इंटीग्रल लिया है तो ये आपके पास क्या आ रहा था, 2v ओवर v स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे देखिए v स्क्वायर प्लस 1 जो आपके पास आ रहा था, v स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या था, ऊपर 2v होना चाहिए था, ऊपर 2v जब होना चाहिए था, इसका मतलब v स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर 2v बनाने के लिए आपने 2 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया, और 2 से हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया, और ये टर्म इसका इंटीग्रल एज इट इज, इसका इंटीग्रल एज इट इज। अब यहाँ देखिए ये 1/2 एज इट इज, और नीचे वाला फंक्शन का जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाला फंक्शन के साथ क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो v स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर 2v मौजूद है तो नीचे वाले के साथ क्या आएगा, लॉग। इस तरह यहाँ पे एक tan इनवर्स का फार्मूला लगता है, ये अगर आप याद रखिएगा किसी दौर में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर भी, dx ओवर यहाँ पे होना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, ये फार्मूला होता है। तो ये वो वाला फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे x की बजाय क्या आ रहा है, v आ रहा है, और यहाँ पे a की बजाय क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 ओवर 1 मतलब 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो tan इनवर्स ऑफ v ओवर 1 लिखा हो, tan इनवर्स ऑफ v आ गया,
माइनस एज इट इज़, फिर यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लिख देंगे। फिर उसके अगला काम हम लोगों ने क्या किया जाए, ये log क्या करता है, इस ये जो नीचे ये साथ टर्म जो मल्टीप्लाई होती है उसको पावर में ले जाता है, इसको पावर में ले जाएगा, मतलब यहाँ पे पावर 1/2 आ जानी, तो वो 1/2 लिखने के बजाय डायरेक्टली मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया और इसको tan इनवर्स अभी एज इट लिखा। ये माइनस log ऑफ x जो है ना, इधर माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिया। तो ये हमारे पास फिलहाल तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। लेकिन इसके अंदर इशू क्या है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया, हमें क्वेश्चन किस में गिवन था, अगर आप शुरू में क्वेश्चन को देखें ना, इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे वो x और y इन्वॉल्व था। लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है इसके अंदर जो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं वो x और v नजर आ रहे हैं। इसका मतलब x तो इसके मुताबिक है, लेकिन v हमने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन की थी ना, खुद सब्स्टिट्यूट किया था। इसका मतलब जो चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है उसको ख़त्म भी हम लोगों ने कर, इट मीन अब इस v को हम लोगों ने ख़त्म करना है। इस v को ख़त्म करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें ना, आपने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, y इज इक्वल टू vx लिया था। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालें, ये x इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब सिंपल क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जहाँ जहाँ ये v लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ ये v लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, y ओवर x, इस v की जगह y ओवर x, इस v की जगह y ओवर x। यही काम मैंने किया जी, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वैल्यू लगाई, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ y ओवर x हमारे पास आया, ठीक है, प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू 0, सॉरी log ऑफ x इज इक्वल टू c आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाना है x स्क्वायर और नीचे आ जाना था x स्क्वायर आ जाना था। तो अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो नीचे सिर्फ क्या आ जाना था, x आ जाना था। तो ये हमारे पास बन जाना था log ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और नीचे x आ रहा है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू c। और यू नो log क्या करता है, ये जब दोनों डिवाइड हो रही हैं तो log उनको माइनस कर देता है, ऊपर वाले का log माइनस log ऑफ x मॉड प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू c। और यहाँ से log ऑफ x और ये log ऑफ x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू c। अब इससे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, ये तो मैंने आपको फार्मूला समझाने के लिए लिखा था, बस ये इसका ये फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, से पिछले लेक्चर में मैंने आपको यही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताया था। वो प्रॉब्लम 1 के अंदर ज़्यादा डिटेल्स आपको बताई गई हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो इसमें देखिएगा हमें कैसे पता चला था कि हमें ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने इसमें कहा था कि इसमें ये जो न्यूमरेटर आ रहा है उसमें जितनी टर्म्स आ रही हैं सब की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इधर x की पावर कितनी 1 है, y की पावर 1 है और कोई अलग कांस्टेंट टर्म इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन न्यूमरेटर के अंदर जितनी टर्म्स आ रही हैं उन सब की पावर्स क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास ऊपर वाला होमोजीनियस फंक्शन है। डिनोमिनेटर में भी देखें, अगर x की पावर 1 है, y की पावर भी क्या 1 है और कोई अलग कांस्टेंट टर्म इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और सारे ये टर्म्स की पावर भी क्या है, सेम है। इट मीन हमारे पास ये डिनोमिनेटर भी में भी जो फंक्शन है वो भी होमोजीनियस है। इट मीन ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तो इट मीन ये ओवरऑल हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू x की जगह tx लगा लीजिएगा, y की जगह ty लगा लीजिएगा, t कॉमन आ जाएगा और दोबारा में वो वाला फंक्शन मिल जाएगा। एनीवे इतने लंबे छोटे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका एक स्पेसिफिक मेथड है कि हमने वहाँ पे एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेपरेबल इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से खुद अपनी तरफ से एक सपोज चीज़ की है, y इज इक्वल टू vx हम लोगों ने इसके अंदर लगाना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने vx लगा देना है। इधर भी जब y की जगह vx लगाएंगे तो इसका मतलब vx का क्या आएगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। तो इट मीन यहाँ पे हम पहले ही इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया। अब y का डेरिवेटिव x के लिहाज से, क्योंकि ऊपर y का डेरिवेटिव x के लिहाज से मौजूद है तो हम इस इक्वेशन को y के लिहाज से x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये dy बाई dx बना। फिर इसके ऊपर कौन सा रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
सेकंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं, x एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव और dv ओवर ये dx बनेगा। तो मतलब इसके ऊपर हमने राइट साइड पे ये प्रोडक्ट रूल लगाया। अब अगला हम लोगों ने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा देना है। मतलब क्या कि y की जगह हमने vx लगाना है, इस y की जगह vx लगाना है, इस y की जगह क्या लगाना है, vx लगाना है, और जो dy ओवर dx ये हमारे पास आ रहा है उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, v प्लस एक्स dv ओवर dx लगा देना है। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो हमने लिखा जी इस dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx लिख दिया, इस y की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, vx लिख दिया, और इस y की जगह भी हमने क्या लिख दिया, इस y की जगह vx लिख दिया। अब ऊपर वाली टर्म्स देखें, इसमें देखिए ये v प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, ये x बाहर आ जाएगा। ये नीचे वाले दोनों टर्म में से देखें x क्या आएगा, कॉमन आएगा, बाहर आएगा। ये x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये x और x आपस में कट जाएंगे जी। ओके, उसके बाद अगली चीज देखिएगा, ये v लिखा हुआ है, v के -1 माइनस b लिखा हुआ है, इस v के नीचे 1 लिख देंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये 2 प्लस v एलसीएम आ जाना है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस v इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 5v एज इट इज, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -2v बना, ये प्लस v इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -v² बना, हमने इसका एलसीएम लिया। उसके बाद हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या है कि हम इसको x dv और dx लिखा, तो इसमें आगे हम लोगों ने क्या किया, -v² एज इट लिखा, ये 5 में से 2v निकालेंगे, 3v आएगा, ये -2 आ जाएगा, और नीचे 2 प्लस v आया। अब ऊपर वाले में से क्या किया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी माइनस आ रहा था, इसमें प्लस आ रहा था, इसमें भी माइनस आ रहा था, तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब जब हम माइनस इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसका मतलब पीछे v² -3v और +2 रह जाएगा, नीचे इसको 2 प्लस v लिखें या v प्लस 2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने v प्लस 2 लिख दिया, आप 2 प्लस v लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका हमें फायदा क्या होगा कि जब सब्स्टिट्यूशन करने से फिर वही देखें हमारे पास ये सेपरेबल इक्वेशन आई है, तो हम ये v वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं, x वाली टर्म हम एक साइड पे कर लेते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो जाएगा, ये dx उस साइड पे चला जाएगा, ये x इसके नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए लकीली हमें क्या फायदा इसका मिला है कि सब्स्टिट्यूशन करने से हमें ये सेपरेबल इक्वेशन मिल चुकी है, जिसके अंदर v वाली टर्म्स एक साइड पे हो चुकी है और x वाली टर्म्स क्या हो चुकी हैं, एक साइड पे हो चुकी हैं। अब हम इसके बाद जब ये सेपरेबल हो जाती हैं तो आपको पता है इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने दोनों साइड पे क्या किया, इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन और सिंबल अप्लाई किया। अब मसला यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये v प्लस 2 को एज इट इज लिखा, ये v² -3v प्लस 2v को इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, ये फैक्टराइजेशन वाले तरीके से, एक v -2 बनेगा, v -1 बनेगा। ये तो आपको पता है, ये -2 और -1 को ऐड करें ये -3 आता है, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें ये +2 आता है। ये फैक्टर्स तो आपको बनाने आते होंगे। ये फैक्टराइजेशन की क्यों है मैंने, असल में मसला क्या रहा है कि ये v² -3v प्लस 2 का डेरिवेटिव आता है, v² का डेरिवेटिव आता है 2v, और -3v का डेरिवेटिव -3 आता है, तो ये नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें क्या काम किया है कि हम लोगों ने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया ताकि आसानी से हमारी इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम लोगों ने इस फैक्टर को, इस चीज़ को पकड़ा, इस फंक्शन को, नो वी टेक v प्लस t ओवर v -2 v प्लस 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, a ओवर v -2 प्लस b ओवर v -1 की फॉर्म में लिख दिया। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से फ्रैक्शन खत्म की, फ्रैक्शन खत्म करने के बाद आपको पता है इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, पहले एक दफ़ा v -1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ए आंसर आ जाएगा, फिर v -2 को 0 सब्स्टिट्यूट करें आपके पास b आंसर आ जाएगा, मतलब v -2 को 0 सब्स्टिट्यूट किया a आएगा, v -1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास b आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने v -1 को किसकी को लगाया, 0 के, v इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 1 आया, और ये v की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 6 के अंदर लगाने के बाद अब देखिएगा इस v की जगह आप क्या लगाएंगे, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर आप a v की जगह क्या लगाएंगे, 1 -1, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर b, इधर 1 b की जगह क्या लगेंगे, 1 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो वो जो इस साइड पे -1 आएगा मैं उसको डायरेक्टली दूसरी साइड पे माइनस मैंने लिख दिया, राइट साइड पे माइनस लिखने के बाद मैं डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे माइनस लिख दिया। अब दूसरी बात, v -2 को 0 सब्स्टिट्यूट किया, v -2 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल हमने 2 लिख लिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर 6 इक्वेशन के अंदर जहां जहां v था वहां पे 2 लगाया। इस v की जगह आप जब 2 लगाएंगे तो 2 + 2 आंसर कितना बना, 4। इस v की जगह 2 लगाएंगे, 2 - 1
ये क्या आ जाएगा जी 1 आंसर आएगा, और इधर b की जगह 2 - 2 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये b वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये तो आपको पहले भी पता है कि अगर v - 2 को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं a का आंसर आता है, v - 1 को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b का आंसर आया। तो ये हमारे पास a और b के आंसर आ चुके हैं। अब ये इस a और b की वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे, a की जगह आप लोग क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, और b की जगह आप लोग क्या लगा देंगे -3 लगा देंगे, और उसके बाद आप ये वाली जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन के अंदर लगा देंगे। तो मैं इतने लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने के बजाय मैंने डायरेक्टली क्या किया, a की जगह यहाँ पे 4 लगाया, b की जगह क्या लगाया -3 लगाया, -3 लगाने के बाद ये इसके अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और साथ ही डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर दिया, मतलब इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग, ये अलग फैक्टर बन चुके थे। अच्छा, तो डी बी और v - 2, a हमारे पास क्या था 4, ये बाहर लिख दिया, ये b हमारे पास क्या था -3 था, तो -3 को बाहर लिख दिया, डी बी और v - 1, ये माइनस लॉग ऑफ x dx ओवर x ये था, सॉरी इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब अगला काम क्या है, ये v - 1 का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आएगा लॉग आएगा। ये -3 एज इट इज v - 1 का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आएगा लॉग आएगा। -x का इंटीग्रल 1 ऊपर मौजूद है तो इस नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आएगा लॉग आएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप उसको a लगाएं, b लगाएं, c लगाएं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप वहां पे क्या लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं। क्योंकि इन सारी टर्म्स के अंदर लॉग आ रहा था तो मैंने भी यहाँ पे लॉग लगा दिया, आप ओनली c भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने लिखा जी लॉग ऑफ v - 2 की पावर 4, ये लॉग क्या करेगा, ये पावर को ऊपर ले, इस टर्म को पावर में ले जाएगा, ये -3 भी लॉग को पावर में ले जाएगा, और ये लॉग ये माइनस हो रहा है, ये क्या है प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, ये c ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों पता है ये टर्म्स ऐड हो रही हैं तो लॉग इन दोनों को क्या कर देगा आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, ये लॉग ऑफ c/x बना। अब अगला काम हम लोगों ने क्या किया, इधर भी लॉग आ रहा है इधर भी लॉग आ रहा है, तो लॉग को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम लोगों ने क्या किया जी एंटी लॉग लगाया है। तो ये हमारे पास बना जी v - 2 की पावर 4, v - 1 की पावर -3 और ये c और x। अब अगला काम क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सॉल्व तो हो चुकी है, इशू फिर वही है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, x और y की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब जो हमें आंसर भी चाहिए वो किसकी फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म और y की फॉर्म में आंसर चाहिए। लेकिन ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये v और x की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से v को हम लोगों ने ख़त्म करना है। तो v को ख़त्म करने के लिए हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन की थी, y = vx लगाया था, तो यहाँ से v की वैल्यू मैंने निकाली, क्या बनाई y/x। अब जहाँ जहाँ ये v है इस v की जगह भी y/x लगा देंगे, इस v की जगह भी आप क्या लगाएंगे y/x। ये मैंने y/x लगाया, ये y/x लगाया, c/x। अब इसके बाद आप इसका जब एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा y - 2x, नीचे x की पावर 4 अलग मैंने लिख दिया। इसका भी एलसीएम लेंगे y - x, नीचे x की पावर -3 का एलसीएम अलग लिख दिया, ये c/x। और ये आपको पता है ये दोनों नीचे वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बनेगा x की पावर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो x की पावर 1 आएगा, और नीचे x की पावर 1 इस x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये नेगेटिव पावर है, इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में लिख दिया पॉजिटिव में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।